हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, जो मैंने कल उपन्यासों के कुछ क्वेश्चंस मैंने कराया था, ठीक है, कल के पार्ट में आज भी उपन्यास के क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उपन्यासकार यशपाल के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, जो उपन्यासकार यशपाल हैं उनके संदर्भ में उनके बारे में क्या सही नहीं है? क्या प्रेम युगीन कथाकार है ये? क्या प्रेमचंद युगीन कथाकार हैं, या फिर ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे? इनके कुल 12 उपन्यास हैं। नंबर डी है कि इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्या इनके बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, क्योंकि ये प्रेमचंद युगीन नहीं है, ये प्रगतिवादी और प्रयोगवादी हैं। क्या है? प्रेमचंद युगीन नहीं है, ये प्रगतिवादी और प्रयोगवादी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठा सच उपन्यास यशपाल का कौन सा उपन्यास है? ठीक है, ये झूठा सच उपन्यास है, ये यशपाल का कौन सा उपन्यास है? यहाँ पर ये कौन से नंबर का उपन्यास है ये पूछ रहा है। ठीक है, झूठा सच उपन्यास यशपाल का कौन सा उपन्यास है? क्या 5वां है, या 7वां है, या 9वां है, या फिर 11वां है? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूठा सच उपन्यास जो है ये यशपाल का कौन सा उपन्यास है? तो ये 7वां उपन्यास है। ठीक है, कौन सा उपन्यास है? तो ये 7वां उपन्यास है। किसका? यशपाल का, है ना। ये 7वां उपन्यास है ना। सेशन में बनी रहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट आने वाली जो परीक्षा है यूजीसी नेट की। ठीक है, जून में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि झूठा सच उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, इसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। यह 2 खंडों में विभाजित है। यह भीष्म साहनी द्वारा लिखित है। यह भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया। ठीक है, जैसे उसने कहा था कहानी लिखी गई थी ना भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर, वैसे ये भी ये सही है क्वेश्चन। ये इसमें ऑप्शन सही है कि यह भारत विभाजन पर तो लिखा गया है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष भी क्या है? 1958 है, लेकिन ये भीष्म साहनी द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये यशपाल के द्वारा लिखा गया, जो आप लोग पहले ही समझ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये यशपाल के द्वारा लिखा गया है, भीष्म साहनी द्वारा नहीं लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि झूठा सच उपन्यास के प्रथम खंड का शीर्षक क्या है? ठीक है, वतन और देश है, या फिर देश का भविष्य है, या फिर देश और वतन है, या फिर भविष्य का देश है? ठीक है, तो झूठा सच जो उपन्यास है ये 2 भागों में लिखा गया है, 2 खंडों में। पहले खंड का नाम है वतन और देश, और दूसरे खंड का नाम क्या है? देश का भविष्य, है ना। तो यहाँ पर ये वतन और देश पर लिखा गया। ठीक है, शीर्षक पर ये लिखा गया पहला खंड। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है ना प्रथम खंड का शीर्षक क्या है? तो वतन और देश है। प्रथम खंड का शीर्षक जो है जो वतन और देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठा सच उपन्यास के दूसरे खंड का शीर्षक क्या है ना। तो अभी भी मैंने बताया कि दूसरे खंड का शीर्षक क्या है, तो जल्दी से बता दीजिए। वतन और देश है, या फिर देश और देश का भविष्य है, या फिर देश और वतन है, या फिर भविष्य का देश है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देश का भविष्य ना। ये 2 खंडों में लिखा गया, एक क्या वतन और देश, और दूसरा देश का भविष्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें 1942 से लेकर के 1952 ईस्वी तक का भारत अपनी समग्रता में साकार हो गया है।
यह कथन यशपाल के किस उपन्यास के संदर्भ में है? दादा कामरेड, पार्टी कामरेड या फिर झूठा सच। तो ये किसके बारे में लिखा गया है? यह कथन यशपाल के किस उपन्यास के संदर्भ में है, मतलब कि किसके बारे में है? तो ये झूठा सच के बारे में है। ठीक है, झूठा सच के बारे में है। ओके, निम्नलिखित में से कौन झूठा सच का पात्र नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुरी नहीं है, या तारा नहीं है, या कनक नहीं, या फिर प्रमिला नहीं है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन झूठा सच का पात्र नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमिला जो है ये झूठा सच का पात्र नहीं है। ये प्रमिला नहीं है, उर्मिला है इसमें। ठीक है, उर्मिला है झूठा सच की पात्र, लेकिन प्रमिला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से झूठा सच का पात्र नहीं है। उर्मिला नहीं है, सूद नहीं है, गिल नहीं, या फिर देवराज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आया है। तो झूठा सच उपन्यास जो है उसका पात्र नहीं पूछ रहा है। ठीक है, उर्मिला, सूद, तो यहाँ पर देवराज जो है ये नहीं है। देवराज की जगह पर क्या है? सोमराज है। ठीक है, सोमराज है। देवराज की जगह पर क्या है? सोमराज है। सोमराज है इसका पात्र, लेकिन देवराज नहीं है। ठीक है, ये उर्मिला, सूद, गिल और देवराज हैं। तो यहाँ पर देवराज नहीं है, देवराज की जगह पर सोमराज है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पर सत्य कथन बताना है। जयदेवपुरी प्रथम श्रेणी में MA करके प्रोफेसर करना चाहता था, या फिर कनक गांधीवादी विचारधारा से विश्वास करती है, गिल मार्क्सवादी युवक है, या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। इसमें क्या सही है ये बताना है। तो इसमें उपरोक्त ये सारे ही कथन सही हैं। जब आप लोग उस झूठा सच उपन्यास पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये सही हैं। जयदेवपुरी प्रथम श्रेणी का प्रोफेसर बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि झूठा सच की तारा का विवाह किससे होता है? झूठा सच उपन्यास में जो तारा पात्र है उसका विवाह किससे होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या असद से होता है, या फिर सोमराज से होता है, या फिर गिल से होता है, या फिर नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे। ठीक है ना? तो झूठा सच की जो तारा है उसका विवाह किससे होता है? तो सोमराज के साथ इसका विवाह होता है। किसका? तारा का। किसके साथ होता है? तो सोमराज के साथ होता है। झूठा सच की ये तारा पात्र है और इनका विवाह सोमराज के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गिल, अब तो विश्वास करोगे जनता निर्जीव नहीं है। जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। यह कथन किसका है? जयदेवपुरी का है, गिल का है, या तारा का है, या फिर प्राणनाथ का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये कथन किसका है? और UGC नेट JRF में ये कथन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये प्राणनाथ का कथन है। ठीक है, किसका कथन है? तो ये प्राणनाथ का कथन है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जनता सदा मूक, मतलब कि कभी सदा चुप नहीं हो सकती है। ठीक है, देश का भविष्य नेताओं मंत्रियों के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रश्न तुम्हारी नौकरी का नहीं, प्रश्न तुम्हारी नौकरी का नहीं सम्मान का है। ठीक है, प्रश्न तुम्हारी नौकरी का नहीं सम्मान का है। किसका कथन है? जयदेवपुरी का है, गिल का है, तारा का है, या फिर प्राणनाथ का है?
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये प्राणनाथ का कथन है। ठीक है, ये प्राणनाथ का कथन है, इन्होंने ही कहा था कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ तब जयदेवपुरी किस शहर में था? 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ तब जयदेवपुरी किस शहर में था? दिल्ली में, लाहौर में, या फिर नैनीताल में, या फिर पटना में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उस समय जयदेवपुरी कहाँ था? तो उस समय जयदेवपुरी, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय जयदेवपुरी कहाँ पर था? तो वो नैनीताल में था। ठीक है, और ये उपन्यास पूरा जब थ्योरी इसकी पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग पढ़े हैं थ्योरी उनको समझ में आता होगा। जो नैनीताल में था जयदेवपुरी। ठीक है, जिस समय 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने यशपाल के झूठा सच उपन्यास को एपिक ऑफ द एज कहा है? किसने यशपाल के झूठा सच उपन्यास को एपिक ऑफ द एज कहा है? नामवर सिंह ने, नागेंद्र ने? तो यहाँ पर किसने कहा है? नागेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? नागेंद्र ने इनके झूठा सच उपन्यास को एपिक ऑफ द एज कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सच को कल्पना से रंग कर उस जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। झूठा सच के संदर्भ में किसका कथन है? ठीक है, ये किसका कथन है? क्या डॉक्टर नागेंद्र का है, या फिर गोपाल राय का, या फिर मधुरेश का? तो ये यशपाल का कथन है, क्योंकि उन्होंने लिखा तभी तो उन्होंने ये कहा कि सच को मैं कल्पना से, कल्पना मतलब कि सोच करके कल्पना के रंग से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ, उस समूह को सौंप रहा हूँ, है ना, जो सदा झूठ से ठगा जाकर, मतलब कि झूठ से ठग जाता है, झूठ से बेवकूफ बनता है, फिर भी वो सच को लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर क्या करता है? बढ़ने का साहस करता है, मतलब अपने हिम्मत रखता है बढ़ने की। ये बात यशपाल ने ही लिखी है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ पात्र हैं और उनके कार्य के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये है कि तारा प्रगतिशील लड़की थी, या फिर जयदेवपुरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, या फिर प्राणनाथ समाजशास्त्र का प्रोफेसर था, या सोमनाथ आवारा लड़का था। तो यहाँ पर ये तारा प्रगतिशील लड़की थी, बिल्कुल ही राइट है। यहाँ पर प्राणनाथ जो है ये समाजशास्त्र का नहीं, ये अर्थशास्त्र का था। क्या था? ये अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था। ठीक है, सोमनाथ आवारा लड़का भी था। ठीक है, सोमराज जो है ये आवारा लड़का था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तमस के संदर्भ में सही नहीं है। तमस के संदर्भ में सही नहीं है। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। यह उपन्यास साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तमस को 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसमें क्या सही नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इसे 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। ठीक है, यही इसका क्या है? ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी के इसके सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? सारे पॉइंट क्या हैं इसके? सही हैं। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। यह उपन्यास साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय हुआ। क्यों लोकप्रिय हुआ? क्योंकि ये भी देश विभाजन को लेकर के लिखा गया था। ठीक है, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा क्या है, लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, और एक बार आप लोग भी इन उपन्यासों को पढ़ना सर्च करके। ठीक है, तो आप लोगों को गूगल में भी मिल जाएंगे इनके PDF पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके।
तो अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो सारा का सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट है कि तमस उपन्यास के अंधेरा प्रतीक है। तमस उपन्यास में जो अंधेरे का प्रतीक क्या है? अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग और सांप्रदायिकता और क्या है? विभीषिक का है या फिर स्वतंत्रता पूर्ण मानव की कुसित और स्वार्थी प्रवृत्ति का, या फिर अंग्रेजों की विष भरी कूटनीति का, या फिर रात्रि के अंधकार में दुखद जीवन का। इसमें अंधेरे का प्रतीक क्या है? ठीक है, आप लोगों को ये होमवर्क में बताना है। यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। तमस में यह कथन किसका है? हर्बर्ट का है, हेल्थ ऑफिसर का, या फिर लीजा का, या फिर रिचर्ड का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रिचर्ड का ये कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास का कौन सा पात्र है जिसे सांप्रदायिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है, वो कौन सा पात्र है? रणवीर है, शहनवाज है, या फिर नत्थू है, या फिर देवव्रत है? तो ये रणवीर को दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है सांप्रदायिक बनने का। ठीक है, सांप्रदायिक बनने का परीक्षण इसे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि तमस उपन्यास का पात्र मुराद अली किसका प्रेमी है? ठीक है, प्रेमी है। मुराद अली किसका प्रेमी है ये बताना है। अंग्रेज भक्त का, या फिर अवसरवादी का, या फिर कांग्रेस विरोधी का, या फिर दलित विरोधी का? किसका प्रेमी है? तो ये अवसरवादियों का क्या है? प्रेमी है। ठीक है, अवसरवादियों का प्रेमी है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं परखी है वो, या फिर निजी रुचियों में प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने में है वो, या फिर ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला है, या फिर केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये इसका नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला नहीं था। ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू नहीं करना चाहता था। ठीक है, यही इसका क्या है? गलत है। ठीक है, यही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका गलत है। बाकी ये भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ परखी था, निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने में भी निपुण था। और नेक्स्ट है कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। और तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? हिंदू महासभा वाली और मुसलमानों के लिए, या फिर आर्य समाजियों और कम्युनिस्टों के लिए, या फिर कम्युनिस्टों और मुसलमानों के लिए, या फिर सिखों और मुसलमानों के लिए? तो सिखों और मुसलमानों के लिए ये कथन कहा गया है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? राजनीति को है ना, यहाँ पर शंकर नहीं होगा, यहाँ पर राज कट कीर्ति होगा। ठीक है, कट पीर्ति होगा। ठीक है, वह पीर्ति, तो यही होगा इसका राइट आंसर, कट पीति लपन। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी
और दूसरों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं, यह कथन किसका है? तो ये तमस का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, मैगसेसे या फिर साहित्य अकादमी या फिर पद्मश्री? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी। ठीक है। तमस को क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है कि तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? तमस उपन्यास था, उसका धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? NDTV में या फिर कलर्स चैनल में या फिर आकाशवाणी में या फिर दूरदर्शन? तो ये दूरदर्शन टीवी पर हुआ था इस धारावाहिक का प्रसारण। किसका? तमस का। नेक्स्ट है कि तमस कुल कितने दिनों की कहानी को लेकर बुना गया उपन्यास है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो ये कितने दिन की कहानी को लेकर के बुना गया उपन्यास है? ठीक है। तो ये 5 दिन की कहानी को लेकर के बुना गया उपन्यास है। ठीक है। तमस के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है। सही नहीं बताना है। इस उपन्यास की कथावस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है, या फिर इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है, या फिर यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है और दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। तो इसमें सही बताना है, तो वही ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नत्थू को 5 रुपए देकर एक सुअर मरवाता है और उसे मजिस्ट्रेट की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। इस घटना को अंजाम कौन सा पात्र देता है? क्या बख्शिकी देता है, या मुराद अली देता है, या फिर कश्मीरी लाल देता है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मुराद अली देता है। कौन देता है? मुराद अली उसको मार करके क्या करता है? मरवा करके सीढ़ियों पर क्या करता है? फेंकवा देता है नत्थू चमार को। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मुराद अली क्या करता है? इस घटना को अंजाम देता है। लीजा और रिचर्ड किस उपन्यास के पात्र हैं? तमस, मैला आंचल, गोदान, झूठा सच? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। किसके हैं? लीजा और रिचर्ड। ये किसके हैं? तो ये झूठा, ये किसके पात्र हैं ना? यहाँ पर ये दोनों उपन्यास क्या हैं? देश विभाजन पर लिखे गए हैं। ठीक है। तमस और झूठा सच दोनों ही देश विभाजन पर लिखे गए हैं, लेकिन इनके पात्र कौन है? लीजा और तमस के पात्र हैं। ठीक है। तमस उपन्यास में डिप्टी कमिश्नर कौन है? तमस उपन्यास में डिप्टी कमिश्नर कौन है? लीजा है, रिचर्ड है, मुराद अली है, या फिर डेविड है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये रिचर्ड है डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। डिप्टी कमिश्नर है कौन? रिचर्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में तमस उपन्यास में कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस से नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी से कौन पात्र नहीं है? बख्श जी नहीं है, मेहता जी नहीं है, कश्मीरी लाल नहीं है, या फिर मौला दात नहीं है? तो यहाँ पर कांग्रेसी, तो मौला दात नहीं है। ठीक है। मौला दात नहीं है, बाकी ये तीनों हैं कांग्रेस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमस में RSM कार्यकर्ता अखाड़ा संचालन कौन है? तमस में RSM कार्यकर्ता व अखाड़ा संचालक कौन है? तो देवव्रत मास्टर है। कौन है? देवव्रत
मास्टर हैं तमस में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी नीली ढयूक गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। यह कथन किस पात्र के लिए है? यह कथन किस पात्र के लिए है? यह लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी नीली ढयूक गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। यह कथन किस पात्र के लिए है? ठीक है, तो ये कथन किस पात्र के लिए कहा गया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये शहनवाज के लिए कहा गया है। किसके लिए? शहनवाज के लिए कहा गया है कि लाला लक्ष्मी नारायण को। नेक्स्ट है कि उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव, तर्क संगत और सुबंध है कि कदाचि ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? नामवर सिंह का, गोपाल राय का, विश्वनाथ का? तो ये गोपाल राय का कथन है। ठीक है, ये किसका कथन है? ये गोपाल राय का कथन है। नेक्स्ट है कि तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मों और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लत्याने पर किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विरोध और समर्पण भरा है। यह कथन किसका है? तो ये अमृतलाल नागर का कथन है। ये किसका कथन है? अमृतलाल नागर का कथन है। ठीक है, इन्होंने तुलसी का जो तुलसीदास के जीवन पे लिखा था, क्या इनके उपन्यास का नाम क्या था? तो वो अमृत और विष है ना, ये तुलसीदास के जीवन पे लिखा था ना, अमृत और विष, मानस का हंस, सॉरी मानस का हंस है ना, मानस के हंस, ये तुलसीदास के जीवन पे लिखा गया। ठीक है, तो इन्हें इसमें तुलसीदास का वर्णन है, इसी में इन्होंने ये कथन कहा था। मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष है 1972, 1973, 1974, 1975। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानस का हंस 1972 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानस का हंस लिखने के लिए अमृतलाल नागर ने तुलसी की किन दो रचनाओं को विशेष कर, है ना, यहाँ पर देखो मानस का हंस है ना, उसी का क्या है, सॉरी हाँ, ये 1973 में लिखा गया। ठीक है, 1972 नहीं, 1973 में। ठीक है, सॉरी। हाँ, मानस का हंस लिखने के लिए अमृतलाल नागर ने तुलसी की किन दो रचनाओं को विशेष तौर पर पढ़ा था? गीतावली और कवितावली को, या कवितावली और विनय पत्रिका को, विनय पत्रिका रामचरितमानस को, या रामचरितमानस और कवितावली को? किसको इन्होंने पढ़ा था तब ये लिखा था? किसने? अमृत राय ने। तो कवितावली और विनय पत्रिका को इन्होंने पढ़ा था, उसके बाद इनके जीवन पर इन्होंने लिखा था मानस का हंस ना, मानस का हंस। और खंजन नयन किसके जीवन पे है? तो उसके जीवन पे है, सॉरी सूरदास के। ठीक है, सूरदास के जीवन पे है। निम्नलिखित में से मानस का हंस का पात्र नहीं है? मैना कहरिन, या फिर श्यामों की मामी, या फिर हुलसिया, या फिर भैरव सिंह। नहीं पूछ रहा है कि मानस के हंस का पात्र कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं को बताना है, मानस के हंस का पात्र कौन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या मैना नहीं है, या फिर श्यामों की मामी? तो श्यामों की मामी नहीं है, श्यामों की बुआ है। कौन है? श्यामों की बुआ है, यही गलत है। ठीक है, श्यामों की मामी नहीं, श्यामों की क्या है? बुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें श्यामों की मामी की जगह पर श्यामों की बुआ है। ठीक है, अगर बुआ होता तो राइट हो जाता। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तुलसीदास बचपन का नाम राम बोला था,
क्या तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था? पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला थी, या फिर हरि बाबा तुलसी के गुरु व अभिभावक थे, या मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी अशक्त थे। इसमें क्या सही नहीं है? तो ये हरि नहीं थे, नरिहर बाबा थे। कौन थे? नरिहर बाबा इनके गुरु थे। ठीक है, नरिहर बाबा इनके गुरु थे, हरिहर बाबा इनके गुरु नहीं थे। यही क्या है? सही नहीं है। ठीक है, बाकी बचपन का नाम राम बोला था और इनका पार्वती के नाम की महिला एक लालन पालन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नावली तुलसी की पत्नी किसकी पुत्री थी? रत्नावली तुलसी की पत्नी किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पर क्या गंगाराम की, या फिर शेष सनातन की, या फिर दीनबंधु पाठक की, या फिर बेनी माधव दास की? ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। कौन? रत्नावली, है ना। रत्नावली तुलसी की क्या थी? पत्नी थी। ये दीनबंधु पाठक की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानस का हंस में शेष सनातन कौन है? शेष सनातन जो है ये कौन है? तुलसी के गुरु हैं, या तुलसी के साले हैं, या तुलसी के शिष्य हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी के गुरु हैं। तुलसी के क्या हैं? गुरु हैं। मानस के हंस में शेष सनातन। मैंने रामचरितमानस का पारायण किया था, मैंने उसे वाल्मीकि जो की कृत से श्रेष्ठ भक्ति और प्रदायक माना, मुझे रामचरितमानस की एक प्रति चाहिए। यह कथन किसका है? मोहिनी का, रत्नावली का? तो ये रत्नावली का कथन है। ठीक है, तुलसी की पत्नी रत्नावली का क्या है? कथन है। नेक्स्ट है कि मानस का हंस में तुलसी के पुत्र का नाम है। मानस का हंस जो है इसमें तुलसीदास के पुत्र का नाम क्या है? रविदास, बटेश्वर दत्त, या फिर तारापति, या फिर उपरोक्त सभी हैं? क्या है इनके पुत्रों के नाम? ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी ही इनके पुत्रों के नाम है। ठीक है, तारापति, बटेश्वर दत्त, रवि दत्त, ठीक है, उपरोक्त सभी ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानस का हंस लिखने में किन किन ग्रंथों की सहायता नागर जी ने लिया? ठीक है, मानस का हंस लिखने में किन किन ग्रंथों की सहायता नागर जी ने लिया? मोतीचंद, काशी का इतिहास, या फिर राहुल शंकरत्यायन, अकबर का, और माता प्रसाद गुप्त, तुलसीदास का? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ही ग्रंथों का क्या लिया था? इन्होंने सहारा लिया था इस मानस का हंस लिखने में, है ना। नेक्स्ट है कि मानस का हंस अमृतलाल नागर जी ने किस शहर में पूरा किया था? अयोध्या में, लखनऊ में, काशी में, या फिर प्रयाग में? तो इन्होंने लखनऊ में जिसे क्या किया था? पूरा कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है कि मानस का हंस के लिपिक के तौर पर नागर जी ने किसका नाम उल्लेख किया? मतलब किसके नाम का अनुकरण किया? ठीक है, तो यहाँ पर किसके नाम का अनुकरण इन्होंने किया? भावदेव पांडे, या फिर यहाँ पर भगवंत प्रसाद पांडे का? किसका किया था? भगवंत प्रसाद पांडे का किया था। मैं महात्मा कबीरदास जी को उच्चतम आत्माओं में से एक मानता हूँ। उन्होंने पराई बुराई की तीव्र आलोचना करके अपने को संवारा। ये किसका कथन है? तो यहाँ पर तुलसीदास का है, या फिर गंगाराम, या फिर गंगेश्वर का? ठीक है, यहाँ पर किसका ये कथन है? तो ये तुलसीदास का कथन है। ठीक है, ये तुलसीदास का कथन है। इन्होंने ही कहा था कि मैं महात्मा कबीरदास जी को उच्चतम आत्माओं में से एक मानता हूँ। उन्होंने पराई बुराई की तीव्र आलोचना करके अपने को संवारा। मतलब कि दूसरे को की बुराइयों को देखते हुए वो अपनी बुराइयों को देख करके क्या किया है? अपने को अच्छा बनाने की कोशिश किया है। किसने? कबीर ने। और यही बात इसमें किसने कहा है? तो तुलसीदास ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? तो तुलसीदास ने
कहा है। 1972 से 1971 तक इसमें इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर काफी समझने वाली बातें हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आया है कि खन को जीवन का पर्याय मानने वाली कृष्णा सोबती की कलम से उतरा एक ऐसा उपन्यास जो सचमुच जिंदगी में पर्याय है। यह कथन कृष्ण सोबती के किस उपन्यास के संदर्भ में है? दिलोदनीश, या फिर सूरजमुखी अंधेरे के, या फिर जिंदगी नामा, या फिर मित्रों मर जानी। ठीक है, ये सारे इनके उपन्यास हैं और इन उपन्यासों में से किस उपन्यास का ये पॉइंट है कि खन को जीवन का पर्याय मानने वाली कृष्णा सोबती की कलम से उतरा एक ऐसा उपन्यास जो सचमुच जिंदगी का पर्याय, मतलब जिंदगी का अर्थ। यह कथन कृष्णा सोबती के किस उपन्यास के संदर्भ में है, मतलब किस उपन्यास के बारे में है? सचमुच वो जिंदगी में क्या हुआ है, जिंदगी का पर्याय मतलब कि अर्थ, उसका अर्थ बन गया है ना। तो ये किसका है? दिलोदनीश का, सूरजमुखी अंधेरे में, तो जिंदगी नामा का है। ये किसका है? तो ये जिंदगी नामा का है ना, नाम भी वैसे ही है इसका, देखो जिंदगी नामा। ठीक है, तब जिंदगी का पर्याय और जिंदगी नामा ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जिंदगी का पर्याय और जिंदगी नामा ऐसे भी याद रख सकते हैं। कृष्णा सोबती के उपन्यासों की कुल संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है, या फिर 6 है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कृष्णा सोबती ने कितने उपन्यास लिखे? इनके उपन्यासों की संख्या क्या है? तो इन्होंने कुल 5 उपन्यास लिखे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, 5 उपन्यास कुल इन्होंने लिखा है। ठीक है, और 2017 तक इनके उपन्यास क्या किए गए, लिखे गए। निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है। कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं पूछ रहा। ठीक है, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, या फिर नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये उपन्यास नहीं है, ये क्या है, कहानी है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपन्यास नहीं है, ये क्या है, कहानी है। ठीक है, और बाकी गुजरात पाकिस्तान से तो ये क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट है कि कृष्णा सोबती के संदर्भ में सही नहीं है। ये मुख्यतः हिंदी की आख्यायिका फिक्शन लेखिका थी। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी है कि 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। तो मैं आगे वाले क्वेश्चन में, पीछे क्वेश्चन में बताई हूँ कि इन्हें 2017 में भारतीय साहित्य सर्वोच्च सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, ये तो क्या है, सही है। ठीक है, उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या ये तीनों ही सही हैं। बादलों के घेरे में इनका प्रमुख उपन्यास नहीं है। ठीक है, बादलों के घेरे में जो है इनका प्रमुख उपन्यास नहीं है। कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास है मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, या फिर समय सरगम। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का क्या है, पहला उपन्यास है। ठीक है, मित्रों मरजानी ये क्या है, इनका पहला उपन्यास है। ये कृष्णा सोबती का क्या है, पहला उपन्यास है, मित्रों मरजानी। सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम,
ये सारे उपन्यास हैं, लेकिन मित्रों मरजानी इनका पहला उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जिसमें ना कोई नायक ना कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग और लोग, जिंदा दिल जाबाज लोग जो हिंदुस्तान की डीओडी पंचनद पर जमे सदियों और गाजी मर्दों के लश्करों से भिड़ते रहे। यह कथन सोबती के किस उपन्यास के संदर्भ में है? यह कथन सोबती के किस उपन्यास के संदर्भ में है? दिलोदानिश, या फिर सूरजमुखी अंधेरे में, या फिर जिंदगी नामा, या फिर बादलों के घेरे में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये जिंदगी नामा का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिंदगी नामा के संदर्भ में सही नहीं है। इसका कालखंड इस शताब्दी के पहले मोड़ पर खुलता है। इसका कथनांक खेतों की तरह फैला, सीधा साधा और धरती से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है कि कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ना, तो दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों को दिखता नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष है। जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना आप लोग कमेंट में। तो 1900 क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। ठीक है, 1979 सॉरी है, 1979 हो जाएगा। जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष 1979। ठीक है, 1979 ना, इसकी 3-4 डेटें मानी जाती है, लेकिन यही ऑफिशियल है। जिंदगी नामा के संदर्भ में सही नहीं है। जिंदगी नामा के संदर्भ में सही नहीं है। यह कृष्णा शोभती द्वारा रचित एक उपन्यास है। इसे 1980 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। इसका प्रकाशन सन 1979 में हुआ। यह कृष्णा शोभती का पहला उपन्यास है। तो यह पहला उपन्यास नहीं है ना, यह कृष्णा शोभती का पहला उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पहला उपन्यास। सहजी जमींदार सहानी हिंदू परिवार से सहिड़ू महिला, या फिर काशी शाह शाहजी का छोटा भाई, अजय शकुन पति पत्नी। तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही नहीं है। काशी शाह शाहजी का छोटा भाई नहीं है। यही क्या है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये अजय शकुन पति पत्नी नहीं है। ठीक है, अजय और शकुन क्या है? पति पत्नी नहीं है। यही क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से होती है? जिंदगी नामा की, आपका बंटी, धरती धन ना अपना, या फिर महाभोज? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से होती है, ये बताना है हमको। ठीक है, किस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 है कि बंदा अपने पिता का अवतार है, याद रखो अवतार वह जिसके मुंह माथा है, धड़ है आगा है पीछा है, मेरे बच्चों अवतार वह जो धरती हल से जोतकर पानी से सींचता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है, किस उपन्यास का है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यह जिंदगी
निश्चिल यथार्थ के रूप में सामने आती है। पंजाब किसानों की मेहनत मशक्कत से भरी अखड़ सुखट और मुक्त जिंदगी, जिसमें महाजन का शोषण और पुलिस का आतंक भी कोई ज्यादा हलचल नहीं पैदा करता, किस आलोचक का कथन है? नामवर सिंह का, गुलाब राय का। ये किसका कथन है? ठीक है, तो ये हमें बताना है। ये गोपाल राय का क्या है? कथन है। किसका कथन है? तो ये गोपाल राय का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आपका बंटी उपन्यास किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था? आपका बंटी उपन्यास किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था? हंस, धर्मयुग, आलोचना या फिर तद्भव? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। आपका बंटी किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था? हंस पत्रिका में, या धर्मयुग पत्रिका में, या आलोचना में, या फिर तद्भव पत्रिका में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये किसमें? धर्मयुग पत्रिका में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। हंस ये किसकी पत्रिका है? और कमेंट में बताना। ठीक है, हंस किसकी पत्रिका है? कमेंट में बताना। ओके, हंस किसकी पत्रिका है? आपका बंटी के संदर्भ में सही नहीं है, यह मन्नू भंडारी का एक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसके बारे में क्या